जय श्री राम। मेरे कन्या राशि के प्यारे जातक जातिका, आज तक आपकी बड़ी शिकायत रहती है कि सर आप कुंभ राशि पर बहुत रिसर्च करते हैं लेकिन कन्या राशि पर बहुत कम करते हैं। तो आज आपको बता देता हूं कि एक आने वाला 5 से 7 वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। यह रिसर्च आज मैं कन्या राशि के लेकर के आया हूं और वो जानकारी लेकर के आया हूं जिसको शायद अभी तक आपने प्राप्त नहीं किया होगा। इस वीडियो में मैं एक चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि जिस वीडियो को आज मैं आपको देने जा रहा हूं, शायद ऐसी वीडियो आपने सोशल मीडिया पर नहीं देखी होगी। किन अक्षरों से बनती है कन्या राशि, किसकी पूजा करनी चाहिए कन्या राशि को, कैसे कन्या राशि सबसे अलग होती है, क्या कन्या राशि का स्वभाव होता है और आने वाले 5 से 7 वर्ष कन्या राशि के लिए कैसे रहेंगे, ये सब बहुत डिटेल जानकारी आपको देने जा रहा हूं। बस इंपॉर्टेंट है कि आप इस कार्यक्रम में जुड़े रहें, इस वीडियो को लंबे समय तक देखते रहें। दूसरी चीज, अगर आप अपने क्षेत्र में राम कथा, भागवत कथा या शिव पुराण की कथा इत्यादि कराना चाहते हैं, कोई भी धार्मिक आयोजन चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आकर के करूं और आपके ग्रह शांति के भी उपाय बताऊं, ग्रह शांति भी आपकी कराऊं, साथ में पितृदोष इत्यादि का निवारण भी आपका हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूं। आप मेरे साथ फ्री में लाइव जुड़ सकते हैं। पहले या बाद में बात करने के लिए कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि को। उत्तरा फाल्गुनी का 3 चरण कन्या राशि के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी है सूर्य। उसके साथ जिसका नाम अक्षर होता है टो पापी, टा के वो अक्षर से, पापी के अक्षर से आता है उत्तरा फाल्गुनी, जिसके स्वामी सूर्य, मनुष्यगण और उसके साथ आर्यमा, सूर्य इनके देवता। सूर्य को जल नियमित रूप से देना चाहिए। हस्त नक्षत्र पूषाणाठा, यानी ये आपके जो है स्पेशली आपके लिए हस्त नक्षत्र, जिसके स्वामी चंद्रमा हैं, यानी पूर्णिमा इत्यादि का व्रत करना, सोमवार को पूजन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। नर वश्य होता है, महिष योनि और अश्व योनि विरोध योनि होती है, तो कभी भी आपका महिष योनि है, अश्व योनि का लड़का या लड़की हो उसके साथ आपको मैरिज नहीं करनी चाहिए। देवगण होता है, राक्षस गण के साथ आपको मैरिज नहीं करना चाहिए। आदि नाड़ी आपकी होती है और तत्व आपका पृथ्वी होता है। जमीन इत्यादि बहुत खरीदना आपके लिए फायदेमंद होता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करना आपके लिए फायदेमंद होता है। सूर्य आपके देवता है, इसलिए सूर्य को जल देना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, जब हम कन्या राशि पर बात करते हैं, चित्रा नक्षत्र, जिसके स्वामी है मंगल, पेपोरारी ये आता है, पेपो स्पेशली आता है कन्या राशि के अंतर्गत। यहां पर योनि जो है वो व्याघ्र होती है। गौ योनि के साथ मैरिज इत्यादि नहीं करना चाहिए। व्याघ्र योनि है आपकी, महाबैर योनि है वो गौ की योनि है। राक्षस गण होता है, देवगण के साथ आपको मैरिज नहीं करना चाहिए। विश्वकर्मा आपके देवता होते हैं, यानी विश्वकर्मा देवता की आराधना करनी चाहिए और कुछ बनाने इत्यादि की अगर बात की जाए तो बनाना चाहिए। अब क्योंकि लोगों के नेचर कन्या राशि के अंतर्गत बहुत अलग अलग होते हैं, मैंने बात किया है। सूर्य आपके स्वामी हैं उत्तरा फाल्गुनी के, जो आपका नक्षत्र है, तो एक चरण में लोगों के अंतर्गत बड़े डिफरेंट विचार होते हैं। आईएएस इत्यादि बनने का, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने का, ज्वेलरी इत्यादि के व्यवसाय इत्यादि करने का विचार होता है। दूसरे वहीं पर अगर बात किया जाए, कन्या राशि के अंतर्गत ही बात कर रहा हूं, तो दूसरे जो नक्षत्र देवता हैं, क्योंकि चंद्रमा हैं, तो जल तत्व से रिलेटेड व्यवसाय में सफलता प्राप्त होती है, या बड़े कोमल स्वभाव के होते हैं, बड़े नम्र स्वभाव के होते हैं। अर्थ से रिलेटेड जो क्षेत्र हैं, लाइक सीए है, या बात की जाए बैंकिंग क्षेत्र के लोग हैं, या बीमा इत्यादि के क्षेत्र के लोग हैं, जिनका रिलेशन सीधे पैसे से है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इत्यादि है, जिनका संबंध सीधे पैसे से है, उस क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। स्वभाव बड़ा शीतल होता है, माता तुल्य नेचर होता है। तो मैंने बात किया कि एक है जिनके देवता सूर्य हैं, जिनका नेचर बिल्कुल अलग है, यानी नक्षत्र की बात की जाए, कन्या राशि के अंतर्गत ही बात की जाए, उत्तरा फाल्गुनी के स्वामी सूर्य हैं, हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं और चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं। एक ही राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र, तीनों के चरण अलग अलग, तीनों के नक्षत्र स्वामी अलग अलग, तीनों के देवता अलग अलग। अब आप कैसे सोच सकते हैं कि एक राशि में सबके साथ एक जैसी ही घटनाएं घटित हो सकती हैं? ऐसा
कभी नहीं होता है। इसीलिए कई बार चर्चाएं उठ करके आती हैं कि राम और रावण दोनों की राशियां एक ही थी, लेकिन विचार कैसे अलग अलग थे। कृष्ण और कंस की राशियां एक ही थी, दोनों के विचार कैसे अलग अलग थे। तो ये सत्य है कि एक राशि बनती है 3 नक्षत्रों के 4 प्लैनेट को मिला करके। कन्या राशि अगर बनती है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य उसके स्वामी, हस्त नक्षत्र चंद्रमा उसके स्वामी, और चित्रा नक्षत्र मंगल उसके स्वामी, सूर्य चंद्रमा मंगल और उसके साथ बुध राशि स्वामी। 4 प्लैनेट का इंपैक्ट आपके कन्या राशि के ऊपर अंतर्गत होता है। इन चारों प्लैनेट का परिवर्तन आपके जीवन में परिवर्तन लेकर के आता है। अब बात करते हैं कन्या राशि में अलग अलग लोगों की, किस प्रकार कन्या राशि के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, क्या उनके विचार होते हैं। कन्या राशि की अगर हम बात की जाए, कन्या राशि में 9 चरण होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और 9 चरण के लोग 9 प्रकार के होते हैं। एक राशि के 9 प्रकार के लोग होते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी खैर वीडियो दिया है। अगर कन्या राशि के प्रथम चरण में जन्म होता है तो जातक या जातिका को जीवन भर आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पैसा आता है चला जाता है, पैसा नहीं रुकता है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगर कन्या राशि के प्रथम चरण के अंतर्गत जन्म हो तो। और कन्या राशि के अगर प्रथम चरण में आपका कब जन्म हुआ होगा, कैसे आप जान सकते हैं। तो कन्या राशि का प्रथम चरण जो है वो पी अक्षर से प्रारंभ होता है, ध्यान रखिएगा, क्षमा चाहूंगा। कन्या राशि का जो प्रथम चरण है वो टो अक्षर से प्रारंभ होता है। उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र का पहला चरण कन्या राशि का प्रथम चरण है। ऐसा जातक धनहीन होता है, आर्थिक दिक्कतों का हमेशा सामना करना पड़ता है। हाँ, ग्रहों का परिवर्तन होता है तो कुछ विशेष परिस्थिति होती है, उसको लेकर अभी चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। दूसरे चरण में जन्म हो, यानी अगर पा अक्षर से नाम आ जाए तो संतान को लेकर के बहुत दिक्कत उत्पन्न होती है। उत्तरा फाल्गुनी में ही जन्म हो और उत्तरा फाल्गुनी के तीसरे चरण में अगर जन्म हो तो संतान को लेकर के बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर कन्या राशि के अंतर्गत ही मैं बात कर रहा हूं, तीसरे चरण में जन्म होता है, कन्या राशि के तीसरे चरण के अंतर्गत अगर जन्म होता है तो शत्रुहीनता यानी शत्रुहंता अगर कहा जाए, ऐसे व्यक्ति से अगर कन्या राशि के तीसरे चरण में जन्म हुआ है तो कोई शत्रु उसको परास्त नहीं कर पाता है। हमेशा आप शत्रुओं को परास्त करते हैं, हर चीज में विजय की प्राप्ति होती है। खैर, लोग आपके अगेंस्ट बहुत षड्यंत्र करते हैं, बहुत परेशान करने का प्रयास करते हैं। अगर चौथे चरण में जन्म हो कन्या राशि में, बड़ा लकी होता है ऐसा आदमी, बड़ा धनवान होता है या होती है। कई बार आपने देखा है ना, कई लड़के या लड़की का जन्म हो तो उस घर में धन की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। उनकी मैरिज हो जाए, कहीं चले जाए तो फिर बड़ा कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर चौथे चरण में जन्म होता है तो ऐसे कंडीशन में बहुत धनवान होते हैं। अगर पांचवें चरण के अंतर्गत जन्म होता है तो सुख को भोगने वाले होते हैं, भोगी कहा जाता है। यानी मतलब जो है उसमें एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं, लाइफ में इतना स्ट्रेस नहीं लेते हैं, या क्या चल रहा है वो क्या चल रहा है, बहुत ललक नहीं होती, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, ये भी लूट लूं वो भी लूट लूं, इस प्रकार का विचार बिल्कुल नहीं होता है। बल्कि एक विचार होता है कि ठीक है, जो परमात्मा ने दिया है उसका आनंद लूं, उसको भोगूं, इस प्रकार का विचार जीवन के अंतर्गत होता है। छठे चरण में जन्म हो तो शास्त्र कहता है पुत्रवान या संतानवान होता है या होती है। यानी अगर छठे चरण में जन्म हो तो बच्चे जीवन में बड़ा नाम करते हैं और उन बच्चों के नाम करने के कारण हमारा आपका भी एक अच्छा नाम हो जाता है, एक अच्छा लाभ कहीं ना कहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार की परिस्थिति होती है। सातवें चरण में अगर जन्म हो तो बड़ा रिस्पेक्टिव जीवन मिलता है, यानी किसी अच्छे कार्य के लिए सरकार इत्यादि से कहीं ना कहीं पुरस्कार इत्यादि प्राप्त होता है। ऑफिस में बॉस इत्यादि रिस्पेक्ट करते हैं। एक बड़ा रिस्पेक्टफुल जीवन जिसको राज्यमान कहा जाता है, बड़ा रिस्पेक्टफुल जीवन मिले, या मिनिस्टर इत्यादि का पद प्राप्त हो, मंत्री इत्यादि का पद प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति जीवन के अंतर्गत होती है। आठवें चरण में अगर जन्म हो तो सर्व कार्य कुशल होता है या होती है, यानी जिस कार्य को भी करे बहुत ध्यान से करें और हर कार्य को बेहतर करने का प्रयास करें,
कार्य में बहुत अच्छी कुशलता हो, इस प्रकार की परिस्थिति रहती है। सर्व कार्य कुशल जिसको कहा जा सकता है, 8वें चरण में जन्म हो तो कार्य की बड़ी सुंदर परिस्थिति होती है, कार्य में कुशलता प्राप्त होती है। 9वें चरण में अगर जन्म होता है तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत बहुत कॉन्फिडेंस लेवल होता है, बहुत पराक्रमी होते हैं या होती हैं। आर्मी इत्यादि के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, प्रशासनिक सेवा इत्यादि के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। व्यापार इत्यादि भी ऐसे क्षेत्र का ही करना चाहिए जहां पर बहुत पराक्रम की आवश्यकता होती है, यानी स्पोर्ट्स की जो सामग्री है उसका व्यवसाय किया जाए। ऐसे बहुत सारे व्यवसाय हैं, लाइव में अभी इस पर चर्चा करना शायद वीडियो को बहुत लंबा कर देने वाला होगा, और बहुत लेंदी वीडियो आप लोग बहुत लंबे वीडियो को आप लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं। सो इस कारण से मैं चाहता हूं कि छोटे उस पर बनाया जाए। अब अगर बात करते हैं, और गुरु का और माता पिता का भक्त भी होता है या होती है अगर 9वें चरण में जन्म होता है तो। अब अगर हम बात करते हैं कि क्या परिस्थिति रहती और कैसे क्लियर कर पाएं कि मेरी सिंह राशि कन्या राशि है या नहीं है। सो 3 वर्ष में या 3 मास में कन्या राशि में जन्मे हुए जातक जातिका 3 वर्ष में या 3 मास के अंतर्गत कष्ट होता है। ओके, शरीर में रोग हो, कुछ दिक्कत हो, लेकिन तीसरा महीना और तीसरा वर्ष निश्चित रूप से जीवन में कष्ट देने वाला होता है। 1 वर्ष में शरीर में रोग उत्पन्न होता है। 13 वर्ष में आंख में कष्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, 13वें वर्ष में आंख में कष्ट उत्पन्न होता है। 26वें और 33वें वर्ष में लोहे से चोट लगती है, यानी एक्सीडेंट इत्यादि हो जाए, कोई दुर्घटना इत्यादि हो, कोई लोहा इत्यादि गिर जाए। 26वें और 33वें वर्ष में लोहे से कष्ट होता है। अब वो कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, और डिपेंड करता है कि उस टाइम दशा इत्यादि कैसी चल रही है। 43वें वर्ष में 43 ईयर की जो एज होती है, इसमें रोग उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें रोग उत्पन्न होता है। अगर लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत 84 वर्ष के बाद, 84 वर्ष के बाद जब भाद्रपद का महीना आए, शुक्ल पक्ष हो, 9वीं तिथि बुधवार को पड़े और उस दिन मूल नक्षत्र पड़ जाए, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत मृत्यु होने का संयोग कहीं ना कहीं बनता है। अब अगर बात करें हम कन्या राशि को लेकर के कि एक्चुअल में और कैसे इसको क्लियर किया जा सकता है। कन्या राशि को 4 चरणों में अगर मैं विभाजित करने का प्रयास करूं, 4 चरण कन्या राशि के बनाऊं, तो अगर पहले चरण में जन्म हुआ हो तो जहां पर जन्म होता है वहां पर जो रास्ता होता है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ रास्ता होता है, उसके घर के सामने जहां पर उसका जन्म हुआ होता है। खुली जगह पश्चिम में होती है, पास में मंदिर या कोई बड़ा पेड़ या झाड़ियां या पार्क इत्यादि होता है अगर पहले चरण के अंतर्गत जन्म हो कन्या राशि में। तो दूसरे चरण में जन्म हो तो जो रास्ता घर के सामने होगा वो उत्तर से दक्षिण को होगा, खुली जगह होगा पूर्व में, घर के पूर्व का जो हिस्सा होगा वहां खुला स्थान होगा, और आसपास मंदिर घर के जरूर होगा, ये देखा जाता है दूसरे चरण में। तीसरे चरण में जो रास्ता जाता है वो पूर्व से पश्चिम को कहीं ना कहीं मार्ग जाता है, खुली जगह उत्तर को होती है, और गृह देवता घर के जो देवता हैं पूरब में उनका मंदिर इत्यादि बना होता है। घर के देवताओं की स्थापना घर में पूर्व की तरफ की जाती है। चौथे चरण में जन्म हो तो दक्षिण से उत्तर को, मार्ग की बात की जाए तो दक्षिण से उत्तर को रास्ता होता है घर के सामने, खुली जगह पूर्व में होती है और रास्ता आगे जाकर मुड़ा हुआ होता है। जनरली पिता के 3 चाचा होते हैं और 2 ही चाची होती हैं, ये देखा गया है। घर के चारों ओर पौधे लगे होते हैं, घर के चारों ओर सब्जी इत्यादि के पौधे लगे होते हैं, और घर में दुर्गा जी की आराधना होती है। तो ये परिस्थिति विशेष रूप से कन्या राशि की एक पहचान बताने के लिए, एक परिस्थिति बताने के लिए मैंने आप सबके लिए तैयार किया है। एक विशेष रिसर्च के तहत ही इसको तैयार किया गया है। अब अगर हम बात करेंगे कि अगले, ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया कि भाई कन्या राशि की क्या क्या परिस्थितियां होती हैं। अगर हम बात करें कि इससे क्लियर होगा कि आपकी कन्या राशि है, देन हम चर्चा करेंगे कि आने वाला जो 5 से 7 वर्ष का समय है वो आपके लिए किस प्रकार घटित होने वाला है, क्या कंडीशन आपके जीवन के अंतर्गत रहने वाली है। इस पर मैं बहुत सारी चीजें तैयार करता हूं, बहुत सारी विशेष जानकारियां देने का प्रयास करता हूं। सो आपके लिए 2024 की अगर हम स्पेशली बात करें, क्योंकि आपके राशि के अंतर्गत
गोचर कर रहे हैं केतु, और आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं राहु, आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं शनि, और आपके 9th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं बृहस्पति। देखो 2024 जो अभी तक निकल रहा है, हाँ कुछ चीजों को लेकर के बेहतर निकल रहा है, भाग दौड़ अच्छी हो रही है, योजनाएं अच्छी बन रही हैं। 2024 में आपके लिए योजनाएं अच्छी बनेंगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कार्य आपके रुके हुए हैं वो निश्चित रूप से हो जाएंगे। 2024 घर बनाने को लेकर के, घर से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं उसको निपटाने को लेकर के, या अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बिजनेस वगैरह आप करते हैं तो उसको बढ़ाने से रिलेटेड, या अपने जहां पर आप चाहते हैं अपना ट्रांसफर इत्यादि वहां कराने को लेकर के बहुत फायदेमंद रहने वाला है। 2024 में भक्ति इत्यादि आपके मस्तिष्क में बहुत ज्यादा बैठने वाली है। भक्ति इत्यादि बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे और उसका अच्छा लाभ भी आपको प्राप्त होगा। 2024 में संतान के लिए भी शुभ समाचार जरूर प्राप्त होगा। 2024 में जो बच्चे एजुकेशन को लेकर के परेशान हैं, या जो माता पिता संतान को लेकर के परेशान हैं, तो संतान से संबंधित आपकी समस्याएं 2024 में जरूर दूर होंगी, इसको ध्यान रखिएगा। मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, मैं इसको टेक्निकल कारण भी आपको बता देता हूं। बिकॉज 2024 में बृहस्पति मई में पहुंच जाएंगे, आपके 1 मई को 9th हाउस के अंतर्गत। उनकी 9th दृष्टि आपके 5th भाव पर पड़ने वाली है। तो ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए बहुत अनुकूल परिस्थिति रहेगी। आपके राशि पर बृहस्पति की दृष्टि के कारण 1 मई के बाद आपके स्वास्थ्य इत्यादि में आपको बेहतर लाभ निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। 2025 की जब हम बात करते हैं, बट 2024 में और चीजें जो हैं, जैसे वैवाहिक जीवन या पर्सनल लाइफ पर बहुत ध्यान देके रखना होगा। 2024 में मैरिज इत्यादि को लेकर के मुझे कंडीशन बहुत अनुकूल नहीं नजर आ रही है, और क्योंकि राहु 7th हाउस में ही गोचर करेंगे। साथ में 2024 में अगर मैं बात करूं, शनि 29 जून से 5th भाव में आ जाएंगे मकर राशि में, यहां उनकी परिस्थिति निश्चित रूप से बेहतर होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं 2024, तो मुझे लगता है जो चीजें बताई हैं उसके लिए फायदेमंद है। 2025 किसके लिए होगा और क्या 2025 में सबसे अच्छा होगा? 2025 जो है कार्य क्षेत्र के लिए बहुत शानदार रहेगा, प्रोफेशनल क्षेत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। बिकॉज बृहस्पति 10th हाउस में गोचर करेंगे, 4th हाउस पर उनकी दृष्टि होगी। जिस जगह पर आप दिल से जाना चाहते हैं या जाना चाहती हैं, उस जगह पर आप जाएंगे। जिनको आप दिल से मिलना चाहते हैं, मिलना चाहती हैं, उनसे आपकी मुलाकात होगी। प्रमोशन, नए पद की प्राप्ति, कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको जीवन के अंतर्गत जरूर प्राप्त होगी। दिल में चाही हुई जो कामना है वो आपकी निश्चित रूप से 2025 में पूरी होगी। साथ में अगर बात किया जाए 2025 को लेकर के, तो एक तो ये कामना पूरी होगी, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी कोई भी कार्य है वो आपका जरूर बनेगा। तो प्रोफेशनल लाइफ और दिल को सेटिस्फेक्शन देने वाली जो पारिवारिक लाइफ है वो कहीं ना कहीं मुझे 2025 में आपके लिए बेहतरीन नजर आ रही है। लेकिन 2025 में अगर हम बात करते हैं, तो क्योंकि 30 मार्च को शनि जाएंगे मीन राशि के अंतर्गत 7th हाउस में, तो मुझे आने वाला काफी समय, यानी मैं अगर 2024 की बात करता हूं, 2025 की बात करता हूं, तो 2024 और 2025 ये दोनों, क्योंकि 2025 में भी शनि आपके जो गोचर करेंगे वो मीन राशि में ही गोचर करेंगे, मेष में जाएंगे 2027 में। तो 2025 की अगर मैं बात करता हूं या 2024 की बात करता हूं, तो पर्सनल लाइफ यानी मैरिड लाइफ की बात करें या विवाह की बात करें, तो ये दोनों चीजें आपको बहुत परेशान करेंगी। इन दोनों को लेकर के आप परेशान रहने वाले हैं या रहने वाली हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य अगर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं जीवन साथी का स्वास्थ्य आपको बार बार डिस्टर्ब करेगा, या फिर जीवन साथी के साथ संबंधों में दिक्कत होगा, या जीवन साथी के लाइफ में बार बार आने वाली प्रॉब्लम से आप परेशान रहें, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। यानी जीवन साथी का स्वास्थ्य या जीवन साथी से संबंध या जीवन साथी की लाइफ, कुछ न कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में लगी रहेंगी जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगी। लेकिन मैंने कहा
कि प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए जरूर इस समय पर बेहतर रहेगी। अगर हम बात करते हैं आगे चल करके 2026 आखिर हमारे लिए किस प्रकार का रहेगा, 2026 में मेरे लिए हाईलाइटिंग चीजें क्या होंगी, 2026 में मुझे स्पेशली क्या मिलने वाला है। 2026 में आपके लिए क्या रहेगा, एक तो 2026 में आपके राहु जो गोचर करेंगे पूरा, वो कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, 2026 दिसंबर में जाकर के मकर में जाएंगे। तो राहु क्योंकि आपके कुंभ राशि में गोचर करेंगे, राहु आपके 6th हाउस में गोचर करने आ जाएंगे, एक अच्छी परिस्थिति होगी। 2026 के अंतर्गत अगर हम शनि की बात करते हैं तो शनि 2026 के अंतर्गत आपका मीन के अंतर्गत ही गोचर करेंगे, 10 दिसंबर को मार्गी होंगे, तो करीब करीब 2026 में मीन के अंतर्गत ही गोचर करेंगे। लेकिन 2026 में हम बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति 2 जून 2026 को कर्क राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि में बृहस्पति के पहुंचने से आपको बहुत लाभ होगा। यहां पर बृहस्पति 9th दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, जो उनकी स्वयं की राशि है। तो जो जीवन साथी को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, या जो मैरिज नहीं हो रही है, या मैरिज से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम चल रही हैं, यानी जो पारिवारिक प्रॉब्लम है, वो यहां हमारी दूर हो जाएगी। तो 2026 में अगर मैं जून के बाद की बात करता हूं तो हमारी जो पारिवारिक प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से यहां पर सॉल्व हो जाएगी, सॉल्व होना प्रारंभ हो जाएगी। तो करीब करीब मैं ये कह सकता हूं कि 2026 पूरी होते होते पारिवारिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो लोग मैरिज को लेकर के बहुत दिन से इंतजार कर रहे होंगे या कर रही होंगी, उनके मैरिज का संयोग बन जाएगा। और 2026 एक और चीज को लेकर के फायदेमंद होगा, संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से 2026 के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगी। अब हम चलते हैं 2027 में कि 2027 में हमारे साथ क्या होने वाला है। 2027 में क्योंकि बृहस्पति कर्क राशि के अंतर्गत ही रहेंगे, 24 जनवरी 2027 को वक्री हो जाएंगे, चले तो 2026 में ही अक्टूबर में सिंह राशि के अंतर्गत चले जाएंगे। तो अगर 2027 को लेकर के हम बात करें, यह क्षमा चाहूंगा, तो हमारे सिंह राशि के अंतर्गत गोचर करने चले जाएंगे। अब सिंह में बृहस्पति चले जाएंगे। अच्छा, 2027 में हमारे लिए बाकी जो इंपॉर्टेंट प्लैनेट है उनकी क्या परिस्थिति रहेगी। 2027 में हमारे लिए करीब करीब मीन में 2027 में 4 जून को मेष में शनि चले जाएंगे, यानी हमारे अष्टम भाव के अंतर्गत शनि चले जाएंगे। और 2027 में अगर मैं बात करता हूं तो हमारे लिए जो परिस्थिति रहेगी, मकर राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे राहु। सो राहु हमारे पंचम भाव में गोचर करेंगे, शनि हमारे करीब करीब 7th हाउस के अंतर्गत ही गोचर करेंगे, बृहस्पति जो हमारे लिए 2027 के अंतर्गत रहेंगे वो हमारे गोचर करने वाले हैं सिंह राशि, यानी हमारे 12 भाव में। तो 2027 हमारे लिए एक तो आउट ऑफ कंट्री जाने वाला होगा, यदि कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो विदेश यात्रा के लिए सबसे बेहतर समय होगा। 2027 में जीवन साथी कहीं दूर देश जाएं, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। 2027 में एक चीज बड़ा ध्यान रखने वाला होगा, एक तो प्रॉपर्टी सेल परचेस में बहुत ध्यान रखना होगा, वाहन इत्यादि सावधानी से चलाना होगा, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी और के साथ संबंध हो, इस प्रकार की परिस्थिति 2027 में जरूर रहेगी। खैर ये परिस्थिति बहुत लंबी नहीं रहेगी। 2027 के अंतर्गत अगर बात किया जाए, बृहस्पति कन्या राशि में आ जाएंगे, 26 नवंबर को आएंगे, लेकिन 26 नवंबर तक स्पेशली ये परिस्थिति जरूर हमारे साथ होने वाली है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एक तो विदेश यात्रा के लिए बहुत बेहतरीन है, कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो आपके पक्ष में आएगा, नींद इत्यादि आने में दिक्कत हो रही है तो वो दूर हो जाएगी। लेकिन उसके साथ क्योंकि 12th हाउस में 7th लॉर्ड गोचर करेंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी और के साथ संबंध बने, इस प्रकार की परिस्थिति है। बिकॉज 7th हाउस ऑलरेडी मैलेफिक प्लैनेट से परेशान है, तो थोड़ा रिलेशन इधर ठीक हुआ है, उधर मन कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। उसको अगर कंट्रोल करके रखेंगे तो निश्चित रूप से कंडीशन आपके लिए अच्छी होगी। चलते हैं 2028 पर, जहां पर 2028 में आपकी राशि में बृहस्पति पूरी तरह से गोचर कर रहे होंगे और मार्गी वक्री होकर के 2028 में आपकी राशि में बृहस्पति रहेंगे। और उसके साथ 2028 की अगर हम बात करते हैं तो जून में धनु राशि के अंतर्गत यानी आपके 4th हाउस में राहु पहुंच जाएंगे। शनि 2028 में आपके लिए जो गोचर करेंगे मेष राशि के अंतर्गत यानी नीचस्थ होकर के ही गोचर करेंगे। तो 2028 में विपरीत राजयोग के अंतर्गत शनि गोचर कर रहे होंगे। पैसा देने से पहले बहुत सोचने समझने की आवश्यकता होगी, लेकिन
2028 में स्वास्थ्य को लेकर के जो लंबी बीमारियां चल रही उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। जो खोया हुआ सम्मान है वो आपको वापस प्राप्त हो जाएगा। 2028 में एक आपकी जो रिस्पेक्ट सामाजिक लेवल पर है वो निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। 2028 में आपकी मैरिज इत्यादि यदि नहीं हो रही है तो हो जाएगी। 2028 में जो रिलेशन टूटने की कागार पर पहुंच गया होगा उस रिलेशन को आप दोबारा मेंटेन कर पाएंगे। 2028 में खुद की संतान भी प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति बनेगी। खैर वो परिस्थिति 2026 में भी बन रही है, तो संतान इत्यादि प्राप्त होने का संयोग बनेगा। 2029 में हम चले जाते हैं कि आखिर क्या परिस्थिति होगी। 2029 में क्योंकि अगस्त तक तो कन्या राशि में ही बृहस्पति रहेंगे, यानी सभी परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होंगी। 2029 आर्थिक परिस्थिति को लेकर के बहुत शानदार रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। 2029 को बृहस्पति चले जाएंगे आपके लिए 28 अगस्त 2000 उसको कन्या राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, और उसके साथ 24 अगस्त 2029 को तुला में बृहस्पति चले जाएंगे। तो आपकी अगर आर्थिक परिस्थिति को लेकर के 2029 की बात की जाए तो ये परिस्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगी। और 2029 में क्योंकि 9 अगस्त को वृष राशि में शनि भी चले जाएंगे तो 9th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, आपके लिए परिस्थिति अनुकूल रहेगी। 2029 कहीं ना कहीं आपके लिए पैसे की दृष्टि से बहुत बेहतरीन रहने वाला है। 2029 में घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा, आर्थिक परिस्थिति आपके लिए बेहतरीन होगी, व्यापार में कुछ नए लाभ प्राप्त होंगे, नया व्यापार आपको जरूर प्रारंभ करना पड़ेगा और उसके साथ व्यापार को और बेहतर बनाने की उस पर काम करेंगे। 2029 में कोई नया पद, कोई मान सम्मान, कोई ऐसी यूनिक घटना घटित होगी जिससे अचानक आप हाईलाइट हो जाएंगे, लोगों की नजर में आ जाएंगे, आपको एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। तो 2029 आपके लिए बेहतर दिख रहा है। 2030 की अगर हम बात करते हैं, 2030 में क्योंकि बृहस्पति वृश्चिक राशि यानी आपके 3rd हाउस के अंतर्गत चले जाएंगे, आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। और उसके साथ शनि भी आपके लिए अगर बात करते हैं तो 2000 उसको मेष में ही गोचर करने वाले हैं राहु। तो 2030 की अगर मैं बात करूंगा तो 2030 करीब करीब मिला जुला रहेगा। स्टार्टिंग 2030 में थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन अंतिम होते होते 2030 में बहुत सारी अच्छी परिस्थितियां होंगी। मैं जानता हूं कि आप लोगों के लिए एक बहुत लंबी वीडियो को सुनना शायद मुश्किल होता है। हम प्रयास करते हैं कि आपको लंबी वीडियो दें, लेकिन मैं जानता हूं कि लंबी वीडियो को सुनना बड़ा मुश्किल है, इसलिए छोटे फॉर्मेट में वीडियो देने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप मेरे साथ जुड़कर जो भी प्रश्न करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फ्री होता है लाइव। पहले और बाद में बात करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, कर सकती हैं। उसके साथ कोई राम कथा, भागवत कथा, श्री राम और उसके साथ शिव पुराण की कथा या कोई भी धार्मिक आयोजन आप अपने क्षेत्र में आयोजन करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, और आप चाहते हैं कि उससे आपको ज्योतिषीय लाभ, पितृदोष इत्यादि का निवारण हो, लोगों को फायदा हो, तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। मैं स्वयं आकर इस कार्यक्रम को करता हूं, आप सभी के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करता हूं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखे, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।